नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने मंत्रिमंडल के महत्व का अध्ययन किया था। आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। उसके हाथ में शासन की समस्त सत्ता है और उसका महत्व विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से व्यक्त किया है, उसके महत्व को बताया है। तो हम सबसे पहले तो हम ये देखें कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जिस उसे जनता का प्रतिबिंब या दर्पण कहते हैं। और उस सदन में जो बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार का निर्माण करता है। शासन की सत्ता उसको प्राप्त होती है और प्रधानमंत्री उसका नेता होता है, उसे राजा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हमने ये देखा कि संसदीय प्रणाली में सभी शक्तियां प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित हैं और राजा सिंबल हेड नाम मात्र का शासन प्रमुख है और उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है शासन की सत्ता, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और कार्य की समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और इसका बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका उल्लेख भी किया है। जैसे कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक चक्र है। मैरियट ने कहा मंत्रिपरिषद वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त शासन तंत्र घूमता है। ऐसे ही लावेल ने मंत्रिपरिषद राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है। और ऐसे ही एल.एस. एमरी ने कहा है मंत्रिपरिषद शासन का केंद्रीय निर्देशन यंत्र है। तो ये सारे उसके महत्व को इंगित करते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद है। कोई इसे परिचालक चक्र कहता है, कोई इसे नक्षत्र का केंद्र बिंदु कहता है जिसके चारों तरफ पूरे नक्षत्र घूमते हों, कोई इसे राजनीतिक जो भवन है उसकी आधारशिला कहता है कि राजनीतिक जो सिस्टम है उसका मुख्य आधार यही है। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद वह दूरी जिसके चारों समय शासन घूमता है। सिद्धांत में मंत्रिपरिषद संसद की एक परामर्शदायी समिति मात्र है जिसका कार्य शासन के संबंध में राजा को सहायता या मंत्रणा देना है, किंतु परंपराओं में इसकी स्थिति आमूल परिवर्तन कर दिया है। इसे अब वास्तविक कार्यपालिका का रूप धारण कर लिया है। राजतंत्र के लोकतांत्रिकरण होने से राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे घटती गई और मंत्रिपरिषद की बढ़ती गई। अब मंत्रिपरिषद ही शासन के समस्त कार्यों को संपादित करती है। मंत्रिमंडल सरकार की नीति निर्धारण करती है, वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है, संसद में विधेयकों को पेश करती है, वार्षिक आय व्यय तैयार करती है। इसी प्रकार शासन संबंधी अन्य कार्य करती है। तो स्थितियाँ क्या हैं कि शुरुआत में मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देने वाली परामर्शदायी समिति थी, पर समय के साथ इसके अधिकार बढ़ते गए और आज ये सर्वशक्तिशाली बन गई और शासन की समस्त शक्तियाँ इसके हाथ में केंद्रित हो गई और सभी कार्य आज के दिन इसके द्वारा किए जाने लगे। और मुख्य हैं जिनमें से विधि निर्माण संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य और न्याय संबंधी कार्य। तो हम पहला है विधि निर्माण संबंधी कार्य। सिद्धांत हम देखते हैं विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका उन्हें लागू करने का कार्य करती है।
सैद्धांतिक रूप से तो ये पर आजकल, यद्यपि आजकल कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा छीन लिया गया है, ये कार्य मंत्रिपरिषद से छीन लिया गया है। और इसके बारे में लावेल ने अपने शब्दों में कहा है कि ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वर्तमान समय मंत्रिपरिषद ही संसद की मंत्रणा एवं सम्मति से विधि निर्माण का कार्य भी करती है। ये अक्षरशः सत्य है कि आजकल व्यवहार में विधायी मामलों में मंत्रिपरिषद संसद को संचालित तथा निर्देशित करती है। तो आजकल हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद ही ये कार्य करने लग गई। मंत्रिपरिषद ही कानून का निर्माण करती है, निर्देशित करती है और संचालित करती है व्यवस्थापिका को। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि कार्यपालिकाएं अधिक शक्तिशाली हो गई व्यवस्थापिका से। और उसके पीछे जो कारण है कि उसके पीछे दलीय अनुशासन होना, दल विशेष की सरकार होना, एक दल का बहुमत होना और कार्यपालिका का बहुमत पर नियंत्रण होना कि कार्यपालिका में बहुमत दल का नेता और अन्य महत्वपूर्ण नेता होते हैं। नीतिगत निर्णय उस शीर्ष संगठन के द्वारा लिए जाते हैं और दलीय बहुमत की वजह से वो उसको उसी रूप में स्वीकार्य भी करवा लेते हैं। तो ये देखते हैं कि विधि निर्माण संबंधी कार्य भी उनके द्वारा किया जाने लगा है। मंत्रिपरिषद निश्चित करती है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाएगी, कब उसे स्थगित किया जाएगा, कब उसे भंग किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ही राजा का उद्घाटन भाषण तैयार करती है, उसकी आगामी सत्र को लेकर सरकार की सामान्य नीतियों और उसके कार्यक्रमों का रूपरेखा रखती है। साथ ही मंत्रिपरिषद ही निर्णय करती है संसद की बैठकें कब आहूत की जाएंगी, संसद का सत्र कब विघटित होगा। और जो राजा के द्वारा प्रथम सत्र में जो संसद को अभिवादन किया जाता है वो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही निर्मित होता है। यद्यपि संसद का कोई भी सदस्य उसमें विधेयक रख सकता है, परंतु अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक संबंधित मंत्रियों द्वारा ही रखे जाते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के द्वारा रखे गए उसका महत्व इसलिए नहीं है कि वो पारित करवाने की उसके पास बहुमत या शक्ति नहीं होती, पर मंत्रिपरिषद के द्वारा जो रखे जाते हैं वो अपने बहुमत की वजह से उसे वो स्वीकार्य भी करवा लेते हैं। जिन्हें मंत्रिपरिषद को समर्थन प्राप्त। आधुनिक काल में संसद का समस्त विधायी कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आजकल मंत्रिपरिषद विधायी कार्यों के मामले में संसद पर पूर्णतः हावी हो गई है और मंत्रिमंडल को लघु व्यवस्थापिका या लिटिल लेजिस्लेचर की संज्ञा भी दी गई है या कहा जाने लगा है। और मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति वाले देशों की अधिकतम व्यवस्थापिकाओं के समान संसद प्राय कभी भी पहल या सृजन नहीं करती, केवल मंत्रिपरिषद की नीति की समीक्षा करती है और सामान्यतः से स्वीकृत पंजीबन करती है। तो आजकल हमने देखा है कि विधि निर्माण के सभी साधनों कार्यों पर व्यवस्थापिका के स्थान पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है और उसके द्वारा ही वो विधायी कार्य को संपन्न किया जाता है। उसमें मुख्यतः एक कारण है कि प्रदत्त व्यवस्थापन, जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं कि व्यवस्थापिका ने अपने अधिकारों को प्रदत्त कर दिया है, वो भी एक मुख्य कारण बन गया है। दूसरी है कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्र सिद्धांत क्या है कि व्यवस्थापिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी, व्यवहारिक रूप देने का कार्य करेगी। तो मंत्रिपरिषद इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद आंतरिक व बाहरी दोनों क्षेत्रों में शासन नीतियों को निर्धारित करती है। नीति निर्धारण निसंदेह उसका एक महत्वपूर्ण कृत्य है। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों की कार्रवाइयों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है और हम देखते हैं कि सन
1918 में शासन यंत्र समिति मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट कमेटी के प्रतिवेदन में मंत्रिपरिषद के निम्न कार्य बताए गए हैं। पहला, संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली नीति को अंतिम रूप देना, संसद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, संसद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के निरंतर सामंजस्य बनाए रखना और उनकी शक्तियों को परिसीमित करना। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अपने विभागों का संचालन करते हैं और अपनी गतिविधियों पर नज़र रखना और उनका दायित्व होता है। मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों के कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करती है और देखती है किसी प्रकार का विरोध ना हो। आधुनिक काल में प्रत्याजित विधि डेलीगेटेड लॉ के निर्माण के फलस्वरूप मंत्रिमंडल का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ गया है। आज का संसद कार्यभार की अधिकता और विधेयकों की जटिल प्रकृति के कारण अनेक विधियों को केवल मोटी रूपरेखा तैयार करती है और कार्यपालिका को अधिक कर देती है कि वह उन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए। इस प्रदत्त अधिकार के कारण मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो जो मुख्य है कि कार्यपालिका संबंधी कार्य, उसमें जो शक्तियाँ बढ़ने का पीछे मूल कारण है कि प्रदत्त व्यवस्थापन का सिद्धांत, कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो व्यवस्थापिका के द्वारा किया गया है, कि जो कानून निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और व्यवस्थापिका के द्वारा अपने इस अधिकार को डेलीगेशन ऑफ पावर्स के द्वारा वो कार्यपालिका को स्थानांतरित कर देती है, प्रदत्त कर देती है। कार्यपालिका के लिए माना जाता है कि वो कुशल ट्रेड एक्सपर्ट होते हैं थोड़े और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और व्यवस्थापिका के सदस्य सामान्य होते हैं और उनके पास बहुत से अन्य कार्य भी होते हैं। तो वो जटिलता देखते हुए उनको प्रत्याहृत कर देती है, उनको कार्यपालिका को, और कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका का मदद मिल जाती है। जो प्रशासनिक कार्यपालिका के लोग कुशल ट्रेंड एक्सपर्ट है अपने उस कार्यों को निष्पादन करने में, और वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन होते हैं, उनके अधीन कार्य करते हैं। और प्रशासनिक कार्यपालिका क्या है? प्रशासनिक कार्यपालिका के लोग एक मिनिमम